क्या किया? सर घर के अंदर ही एंजॉय करा जितना करा। अच्छा, एंजॉय किया, घर पे ही किया, जैसी बात है, घर पे ही करके करना चाहिए अभी। बाहर जाना ठीक नहीं है। ओके। सो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके। हम्म। तो क्या हम लोग अभी आगे चलें बच्चों? हम्म। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जैक्टली बताइए किस पॉइंट पर थे हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे थे? लिम्फ साइड लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया था, राइट? यस सर। ओके, आइए चले देखें। सर। हाँ बेटा। सर आपने लिम्फ नोड के बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, लिम्फ नोड अभी बचा है, बिल्कुल यही। लिम्फ नोड अभी बचा हुआ है। ठीक है, आइए जरा देखें। लिम्फेटिक सिस्टम में ही है, ये भी है ना, ये अलग नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही है। उसी के अंदर हमें डिस्कस करना यस है, सर। ठीक है? ओके। तो ओके लिम्फेटिक सर। सिस्टम में मैंने अभी लिम्फ यस सर। नोड अभी बताना है आपको, वो मैंने नहीं बताया। आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखें। ठीक है। यस सर। देखिए, जस्ट मिनट। आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, जस्ट मिनट। ओके, स्ट्रक्चर इज विजिबल टू यू? दिख रहा है आपको यस बेटा? सर। तो लिम्फ यस नोड सर। जो होते हैं, ये क्या है, व्हाट आर द लिम्फ नोड्स, क्या होते हैं ये? तो ये नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं ये? नोड्यूल। जैसे आपने सुना होगा, लेग्यूमिनेसी प्लांट सुना है जिनके रूट्स में नोड्यूल होते हैं। यस सर। तो बहुत सारी लिम्फ वेसल्स एक दूसरे पर यहाँ पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। ऐसा समझ लो, बहुत सारी लिम्फ वेसल्स एक जगह इस तरह से, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ये इस तरह से। तो बहुत सारी लिम्फ वेसल्स एक जगह क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो वहां पर क्या बन जाता है, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? नोट्स। है ना, नोड या नोब, गांठ के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स। आई बात समझ में? और लिम्फ नोड्स में क्या होता है, जो लिम्फ जब यहाँ से पास करता है, तो लिम्फ नोड्स में बहुत सारे लिम्फोसाइट इकट्ठे रहते हैं। बहुत सारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे हेलो, आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो समझ रहे हो आप? बहुत सारी जो लिम्फेटिक वेसल्स जब एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दिस बिकम द नोब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे? नोब लाइक। ओके। और वी कैन से कैसा? नोड, है ना, नोड्यूल, नोड लाइक स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो इनको हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? लिम्फ नोड्स। और ये मोस्टली कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे आपके? नेक रीजन पर, आर्मपिट्स पे, आर्मपिट्स पे, और ये थाई पिट जो है, ये थाई रीजन पे। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ये। समझे मेरी बात? हेलो बच्चों, यस सर। है ना? यस सर। यस सर। हाँ। तो डायग्राम तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एनसीईआरटी में भी आई होप ये डायग्राम होगा। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आइए। सर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वैसे नोटबुक में। हाँ हाँ हाँ, आप नोटबुक में इसको बिल्कुल रखेंगे। आप इसको अपने देखिए, आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाना है, आप सीधे ऐसे करके बस डॉट डॉट बना लीजिए। थाईपिट वाला रीजन में, आर्मपिट्स वाले रीजन में, और नेक रीजन में एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है। ओके सर। यस। सर तो इसकी देखिए, लेबलिंग्स इम्पोर्टेंट है।
नहीं, ये देखिए क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको ठीक है जो जरूरी है। जैसे राइट लिम्फेटिक डक्ट है, तो राइट सबक्लेवियन वेन में जा रही है ये, है ना। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, आर्मपिट्स के लिम्फ नोड्स है। ये सबक्लेवियन वेन है, ये जुगुलर वेन है। जुगुलर वेन क्या होती है? जुगुलर वेन क्या है? विच कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रेन। ओके, क्लियर। जो ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्रेन को जो लेके जाती है उसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो ये लैक्टिन्स वगैरह आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में था, आपने सुना भी होगा। ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं है आपको लिखने की। इतना लिख लीजिए, ठीक है। आपको अभी अब बना रहे हैं क्या आप लोग डायग्राम? आपकी आवाजें नहीं आ रही है बेटा। यस सर, बना रहे हैं। यस सर। ओके, अच्छा, आप तो बना लीजिए, मैं जब तक लिख रहा हूँ, है ना। तो एट मैनी प्लेसेस लिम्फेटिक्स में intersect with each other with each other forming सर ये लिम्फेटिक के आगे कैपिलरी होना चाहिए ना? लिम्फेटिक्स मतलब सब कुछ आ गया ना, ब्लड वेसल्स वो आ गई उसी के अंदर। लिम्फेटिक मतलब ब्लड वेसल्स, और लिम्फ वेसल, सॉरी, लिम्फेटिक का मतलब लिम्फ वेसल्स ही होता है ना। लिम्फेटिक्स हम शॉर्ट में कहते हैं लिम्फ वेसल्स को। ओके। ओके सर। हम्म, ठीक है। मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होते हैं? मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन नेक रीजन, neck and armpit and groin। ग्रोइन रीजन मतलब समझते हो? ग्रोइन, ग्रोइन का मतलब एरिया अराउंड द जेनाइटल ऑर्गन्स, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोइन। एरिया अराउंड द जेनाइटल ऑर्गन, है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास का। नहीं समझे मेरी बात? ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ग्रोइन। ओके, यस सर, क्लियर है। लिख रहा हूं मैं। आपने लिखा इतना? यस सर। यहां पर आपको लिम्फोसाइट, here lymphocyte present in abundance to kill foreign particle। So we can say lymph nodes, lymph nodes are filter apparatus।
फिल्टर apparatus। लिखा क्या? यस सर। हाँ, समझे आप मेरी बात? तो लिम्फेटिक्स जो है जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उस पार्ट को वहां पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड्स, है ना? तो और ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कहाँ पर? नेक रीजन पे, आर्मपिट्स में, थाईपिट। थाईपिट का मतलब क्या है? ग्रोइंग रीजन। क्या है? ग्रोइंग। और यहाँ पर आपको जो लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। जब फिल्टर इस पार्ट से पास करेगा, जब लिम्फ इस पार्ट से क्या करेगा, लिम्फ नोड से पास करेगा, तो जो भी इसमें जर्म्स होंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, उनको मारने का काम करेगा। जितनी भी सेलुलर डेब्रिस है, जो भी गंदगी है, उनको किल करने का काम किया जाएगा लिम्फ नोड्स पे। तो इसलिए हमने क्या कहा इसे? फिल्टर एपरेटस। क्या कहा इसे हमने? फिल्टर एपरेटस। क्लियर? सर जो ये यस सर। lymph है, ये जो गंदगी को जो मतलब मारेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को, तो ये जहाँ 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 पर भी है लिम्फ नोड, वहां पर सब में होगा ना? हाँ, सब में होगा, बिल्कुल। जब बॉडी से कलेक्ट करके लेके आएगा, है ना, और उसके बाद में जब लिम्फ नोड से गुजरेगा, तो जो भी सेल, बॉडी से जो भी गंदगी आई होगी, जो भी सेलुलर डेब्रिस आया होगा, वो सबको खा जाएंगे, सबको खत्म कर देंगे। क्या? लिम्फोसाइट। समझे मेरी बात? यस। यस सर। हम्म। क्या आपने ये किया बेटा? क्या हो गया आपका ये? सर जस्ट 1 मिनट। ओके। हो जाए तो बताएं मुझे बेटा, जल्दी थोड़ा। हो गया सर। ओके। आइए जरा देखिए, एक स्ट्रक्चर के बारे में हम और पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। कौन सा है वो? स्प्लीन। आई होप आपने सुना है पहले भी, स्प्लीन। ओके। तो स्प्लीन के जितने भी सारे नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो मैं इन सब में नहीं जाना चाहूंगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा ये? जस्ट नियर द पैनक्रियाज स्टमक। के पास होता है। यस, पेंक्रियाज के ऊपर, स्टमक के नीचे, बीच में, स्टमक और पेंक्रियाज के बीच में आपको मिलेगा ये। समझे? जैसे ये, है ना, ये यहाँ पर ये पेंक्रियाज है, ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्प्लीन। ओके। यस सर। समझे आप मेरी बात? यस सर। हाँ। तो ये पोजीशन है किसकी? स्प्लीन की। हालांकि स्प्लीन को शरीर से निकाल दिया जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी ना चल पाए, आदमी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता। पर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत परेशानी नहीं है, कई केस में स्प्लीन को निकाला जाता है। समझ गए? ठीक। यस सर। तो स्प्लीन के अंदर, तो इसलिए हम आपको वो सारी बातें, ये है ना, ग्रेवयार्ड आरबीसी क्यों कहते हैं, ये सब आपको मैं बता चुका हूं, तो मैं अननेसेसरी चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने काम की बात करूंगा। तो ये किससे डेवलप होता है ये स्ट्रक्चर? दिस इज डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। किससे डेवलप होता है ये? मीजोडर्म। इट इज डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। ओके। यस सर। इट इज डेवलप फ्रॉम, अगर हम इसको काटेंगे स्प्लीन को, तो हमें दो पार्ट मिलेंगे स्प्लीन के अंदर, है ना, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प।
ओके, हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द रेड पल्प, व्हाइट पल्प देखेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे व्हाइट पल्प। व्हाट इज द व्हाइट पल्प? कम सी। तो व्हाइट पल्प के अंदर आपको क्या मिलेगा? अब व्हाइट पल्प में आपको मोस्टली क्या मिलेगा? डब्ल्यूबीसी पार्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी न्यूमरस स्प्लिनिक सेल, ओके, एंड लिम्फोसाइट, एंड लिम्फोसाइट, ओके। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट वाला पार्ट है, सो इट इज कॉल्ड व्हाइट पल्प, ओके। यस सर। Yes, sir. सर ये स्प्लिनिक कौन से हाँ हाँ क्लिनिक बच्चे, सेल्स कौन से हैं? स्प्लीनिक सेल, स्प्लीन के अंदर सेल्स हैं, उनको बोल रहे हैं स्प्लीनिक सेल, स्प्लीनिक। हेलो, हेलो बच्चे, ओके सर। हाँ, लिखा आपने? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट देखेंगे रेड पल्प, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे रेड पल्प, ओके। आइए, तो व्हाट इज द रेड पल्प? तो जाहिर सी बात है इसमें डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट होगा, इसमें क्या होगा, है ना, डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट है। तो इसमें मोस्टली आपको मिलेंगी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। सो रेड पल्प इट इज मैक्सिमम पार्ट in spleen, okay. So maximum part in spleen, or it has mostly RBCs, okay, it has mostly RBC। तो इसमें आपको मोस्टली आरबीसी मिलेंगी, सो इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, रेड पल्प, ओके। it has mostly RBCs, and blood filled sinuses, you know sinus, what the meaning, or the meaning of sinus? Hello, सर कैविटी ओपन हाँ देखिए, यहाँ पर, यहाँ साइनस का मतलब होता है जैसे एक बहुत ऐसी, एक बड़ी सी डायलेटेड ब्लड वेसल समझ लो आप, नहीं समझे, जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ऐसे पोर कर रही हैं ब्लड, जैसे ब्लड भरा हुआ है, नहीं समझे मेरी बात? तो ऐसा मतलब है साइनस का यहाँ पर, समझे। वो एक्चुअली ब्लड वेसल ही है, लेकिन थोड़ी कैसी हो गई है, डायलेटेड, ऐसी डायलेटेड, तो हम कह रहे हैं उसे साइनस, ओके। हेलो, आप लोग जल्दी जल्दी बोला कीजिए, टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। सर मतलब साइनस ऐसी ब्लड वेसल है जिसके अंदर काफी सारी हाँ ब्लड वेसल बिल्कुल, आके वो एक तरह से वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए ब्लड का रिजर्वोयर है, ब्लड का रिजर्वोयर, नहीं समझे? अच्छा सर समझ वैसे गए। कभी कभी साइनसेस को हम ओपन स्पेसेस करके भी यूज कर वो लेते हैं। देखिए, वो साइनसेज, हाँ वो साइनस को हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे ओपन स्पेस, वो हम जब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, किसमें, कॉकरोच में। तो हाँ, साइनस मतलब ओपन स्पेस का मतलब है एक तरह की कैविटी टाइप का, कैविटी। तो ओपन स्पेस, वो ब्लड के रिस्पेक्ट में हम ओपन स्पेस कह रहे हैं, है तो वो बॉडी बॉडी के अंदर ही ना, कोई ओपन स्पेस थोड़ी ना है। लेकिन क्योंकि ब्लड ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हम उसे ओपन स्पेस कहते हैं, पर है तो वो बॉडी के अंदर ही। यस सर। ये बात समझे आप? यस सर, पता है। हाँ, तो मैक्सिमम पार्ट है स्प्लीन का, इट हैज मोस्टली आरबीसी एंड ब्लड फिल्ड साइनसेस, आईवासम साइनसेस, जिनमें क्या भरा होता है, ब्लड, क्लियर। और सबसे बड़ा जो साइनसेस, साइनस का नाम है, द लार्जेस्ट साइनसेस इज, इसको याद रखें, ये क्वेश्चन आता है, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। यही बताने के लिए एक्चुअली मैंने आपको ये बताया है, क्वेश्चन आएगा कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ कहाँ मिलेंगे, आंसर होगा स्प्लीन, सिर्फ इतना आपको क्वेश्चन आएगा। तो लार्जेस्ट साइनस जो होता है स्प्लीन के अंदर, दैट इज द कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। क्या कहते हैं इसे? कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ, ऐसे लिखें, कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ। गॉड्स ऑफ हाँ, बिलरोथ। कॉर्ड्स नहीं, सिर्फ कॉर्ड,
cord of Billroth. Cord of Billroth. तो दिस इज द लार्जेस्ट साइनस इन द स्प्लीन. स्प्लीन के अंदर जो लार्जेस्ट साइनस है दैट इज द कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ. क्लियर हुआ? यस सर. ओके. अब अगर हम बात करें स्प्लीन के क्या क्या काम है, तो हम क्या बताएंगे, क्या क्या काम करता है स्प्लीन. आइए देखें. फंक्शंस लिखें. फंक्शन ऑफ स्प्लीन. अच्छा, वो ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड तो फंक्शन पता ही ना आपको. यस सर. यस सर. सो ग्रेवयार्ड कहते हैं वो सब, आप है ना याद रखें. ठीक है, मैं ज्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ब्लड बैंक है. ओके, ये सब तो याद रखें, है ना. इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट ऑल्सो प्रोड्यूस आरबीसी, है ना. थोड़ी सी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये आरबीसी भी बनाता है. ओके. यस सर. स्प्लीन स्टोर्स आयरन. स्प्लीन आयरन का स्टोर करता है. और सर फिर ये जब बट आरबीसी तो इसके अंदर बनती नहीं है, तो फिर ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है क्या बोन मैरो तक? आरबीसी एम्ब्रियोनिक स्टेज बनती है. अभी क्या करेगा ये, किसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो तुम, किसके ट्रांसपोर्टेशन की? सर ये आयरन. आयरन स्टोर करता है ना. देखिए वहां आयरन स्टोर है तो वो वहां से आयरन मेन सर्कुलेशन में चला जाता जाएगा ना. नहीं समझे मेरी बात? ऐसा थोड़ा ना उसमें आयरन है तो वो बॉडी को ही मिलेगा ना वो आयरन तो. हाँ. यस सर. समझे ना, वो एक रिजर्वॉयर है वहां पे, वो इकट्ठा करके रखे हुए आयरन को. समझे मेरी बात? यस सर. ओके. तो यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं इस स्प्लीन को. इससे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत मुझे लगता नहीं है कि है. अब हम आपसे बात करेंगे इसकी डिसऑर्डर्स की, है ना. इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब आ रहा है. डिसऑर्डर्स, काफी क्वेश्चंस आते हैं डिसऑर्डर से. करें क्या हम लोग स्टार्ट बेटा? यस सर. यस सर. यस सर. चलिए आइए. तो लिखें डिसऑर्डर्स. सबसे पहले हम डिसऑर्डर्स में आपसे बात करेंगे हाइपरटेंशन. ओके. तो अब जाहिर सी बात है, आप जानती है कि हाइपरटेंशन क्या है. जब कितना किससे ज्यादा हो जाए, जब बीपी, व्हेन बीपी, कब हम कंसीडर करेंगे व्हेन बीपी कितना हो जाए? 140 to 90 या ज्यादा. मोर देन 140 टू 90 तो हम कंसीडर करेंगे, तब हम कहेंगे कि इससे हाई बीपी है. नहीं समझे? मोर देन 140 टू 90 कंसिडर एज हाई बीपी. ओके, क्लियर? यस सर. और एक्सेसिव हाई प्रेशर, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई प्रेशर अगर लंबे समय तक है ना, एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर, है ना. मतलब कितना एक्सेसिव का मतलब 220 से लेके 120 इज डेंजरस to our visceral organs, dangerous to our vital organ. आई बात समझ में? लाइक हार्ट एंड किडनी. समझे मेरी बात? हाई बीपी कैन ऑल्सो so destroy, can also destroy optic nerve,
and leads to blindness. Okay. Other than this, high BP can cause, है ना, CVA, cerebral vascular accident. सुना है कभी आपने? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोक. You have heard about this? Excessive high BP is dangerous to our vital organs like heart and kidney, as per NCERT में लैंग्वेज लिखी हुई है, वही मैंने आपको बताया. High BP can also destroy optic nerve and leads to blindness. आंखों को भी है ना, ये ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर सकता है और इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है ना. अदर देन दिस हाई बीपी क्या कॉज कर सकता है? CVA. व्हाट इज द CVA? दिस इज सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, और इसे क्या कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में? स्ट्रोक. Yes, हेलो, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो ये जो है, इसमें क्या होता है, इसमें तो ये सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है पता है आपको? सर जो ब्रेन की नर्व्स होती है जो उनको ब्लड पहुंचाती है वो रप्चर हो जाती है. हाँ, जैसे आपने सुना होगा, लोग बिल्कुल, जब किसी को ऐसा अचानक से डेथ हो जाती है ना, तो कहते हैं दिमाग की नसें फट गई. सुना है? वो लोग अचानक से उनकी दिमाग की नसें फट गई और ऐसा यस हो. सर. यस सर. तो दिमाग की नसें नहीं है, वो ब्लड वेसल्स हैं. जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी, है ना, ब्रेन को जो सप्लाई करती हैं, वो क्या हो जाती हैं? रप्चर हो जाती हैं. आई बात समझ में? हाई बीपी के कारण. और उस कारण से क्या होता है, जो पर्टिकुलर पार्ट को, जहां को वो सप्लाई कर रही होगी, जिस जिस पार्ट को, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी. समझे मेरी बात? तो पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. समझ गए आप? हेलो बच्चों, यस सर. क्लियर? सेरिब्रल वास्कुलर, तो अब ऐसे समझ लो, ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, वो बीच में फट गई, यहाँ पे फट गई, तो ब्लड जहां पहुंचना चाहिए था, यहाँ नहीं पहुंच रहा है. समझ गए? तो क्या होगा? कुछ भी पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस पार्ट को जो अफेक्टेड होगा, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? है ना? स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं हम लोग इससे, ब्रेन स्ट्रोक. समझे मेरी बात? Yes, sir. सुना है ना आपने बेटा? क्लियर? सर ये चलूं हार्म क्या मैं आगे? जगह पे होगा जहाँ पे ब्लड पहुंच नहीं रहा, या फिर जहाँ पे वो वेसल फट जा रही है वहां पे? नहीं नहीं नहीं, जहां पहुंच नहीं रहा वहां होगा ना, वो फटने के कारण ब्लड वहां पहुंच नहीं रहा, और वो जहां है वहां पर भी क्लॉट बन जाएगा. इन फ्यूचर भी वहां प्रॉब्लम होगा, वहां पे क्लॉट बन जाएगा. ओके. लेकिन जो सडन, जो इमीडिएट इफेक्ट्स होंगे, वो तो उसके लिए होंगे जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके लिए होंगे. यस सर. हम्म. सर हाई हुआ? बीपी हार्ट अटैक भी आता है क्या? हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक तो नहीं, लेकिन हार्ट फेल हो सकता है. हार्ट फेल. सर जो कहीं पे ब्लड नहीं पहुंच रहा हाइपरटेंशन में, वो इसीलिए कि जहाँ पे हाई बीपी है वहाँ की रप्चर होने की वजह से ब्लड वेसल वहां से ब्लड फिर तो प्रेशर वगैरह. हाई बीपी में ब्लड ना पहुंचने की तो प्रॉब्लम का कोई मतलब ही नहीं है. वो तो, वो फट गई है ब्लड वेसल, सब समझ लो. एक हाँ बहुत तो बड़ा प्रेशर पाइप, कम हो गया. हाँ, एक पाइप है, वो कहीं पे आपको पानी भेजना है, अब वो बीच में फट गया, तो वहां पानी जहाँ भेजना है, वहां नहीं पहुंचेगा. सिंपल सी यस बात है. सर. यस सर. यस ओके, सर. ओके सर. चलेंगे बेटा हम आगे. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. ओके. ना हम बात करेंगे आपसे हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन, आई होप आपने सुना होगा हाइपोटेंशन. तो ये हाइपोटेंशन क्या है? अच्छा, हाइपरटेंशन में आपको पता है कि सॉल्ट, सोडियम जो है ना, बीपी को बढ़ाता है ना. सोडियम बीपी को बढ़ाता है, तो ऐसे लोगों को कम नमक खाने की सलाह दी जाती है. खाना ही चाहिए, नमक कम ही खाना चाहिए, है ना. तो ये सोडियम कम खाना चाहिए, है ना, सॉल्ट कम खाना चाहिए. समझे मेरी बात? सोडियम बीपी को बढ़ाता है. चलें आगे. यस सर. चलिए आइए. तो हम बात कर रहे हैं हाइपोटेंशन. तो 110
है ना, लाइक बिलो 110 to 70 इज कंसिडर्ड एज बिलो दिस, है ना, बिलो दिस, नहीं समझे, बिलो 110 to 70 mm of Hg considered as hypotension. Not clear? Clear, sir. Clear, sir. ठीक है। सर तो ये जो लिमिट है 110 टू 70 और 140 से 90 वाली, ये लिमिट भी कंसिडर होती है इसमें? मतलब 140-90 तक है अगर, तो आपको लोग वो प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है कि ठीक है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं इतना हो जाता है। आप देखोगे 40 साल के बाद में, क्योंकि उम्र के साथ में ब्लड वेसल्स अपनी इलास्टिसिटी लूज करती ही करती है, तो एक उम्र के साथ में बीपी थोड़ा बहुत बढ़ना ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। तो 140-90 अगर इतना होता है तो ये बहुत बड़ी ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा होता है देन हम उसे कंसिडर करेंगे कि या नाउ इट इज हाइपरटेंशन। समझे, ऐसी 110-70 हो जाए, 100 है ना 70 तक रहेगा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम होता है तो हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये हाइपरटेंशन है, तो उसे हम प्रॉब्लम में कंसिडर करें। नहीं समझे आप मेरी ओके सर। बात? चलें आगे। Yes, sir. ओके, नाउ हम बात करेंगे आपसे सीएडी। सीएडी सुना है आपने कभी सीएडी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, इसके अंदर हम क्या किसको रखते हैं? एथीरो स्क्लेरोसिस। किसको रखते हैं हम लोग इसके अंदर? एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। हेलो बेटा। Yes, sir. सर ये डिजीज का कोरोनरी नाम आर्टरी डिजीज के, हाँ हाँ डिजीज का नाम है। अब इसको मैं 1-2 करके लिखता जाता हूँ, नहीं तो आप लोग कुछ को कुछ करेंगे। नेक्स्ट लिखें सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अंदर किसको हम रखते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्या चीज है? व्हाट इज द एथीरोस्क्लेरोसिस? ये क्या है? तो आइए देखें क्या है। अगर कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जिससे कारण उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच पाता ढंग से। इट नॉट कि कोरोनरी आर्टरी में, हाँ कोरोनरी आर्टरी में है देन इट इज अ हार्मफुल। हो तो ये किसी में भी सकता है, पर कोरोनरी आर्टरी में होगा देन इट इज, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। समझे मेरी बात? क्योंकि जो है वो किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट को सप्लाई कर रही है, तो है ना। हाँ सही बोल रहे हो आप। तो किस किस का डिपोजिशन होगा? तो लिखें, देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक मिनट, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, है ना। सर ये फिर सीएडी और एथीरोस्क्लेरोसिस सेम ही है या सीएडी फिर के थोड़ा कुछ अंदर, डिफरेंट? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर हम एथीरोस्क्लेरोसिस को रखते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस एक सीएडी है। नहीं समझे? ओ, मतलब और भी तरह की हो सकती है लेकिन हम ये वाली पढ़ रहे हैं, नहीं 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 सीएडी। नहीं 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 समझे आप मेरी बात। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, तो एथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन वगैरह हो जाता है। और एक एक बात क्या बोल रहा है आपसे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कि कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम के कारण, तो एथीरोस्क्लेरोसिस ही प्रॉब्लम है, जैसे हम सीएडी कहते हैं। नहीं समझे? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन अगर होता है तो एथीरोस्क्लेरोसिस ही प्रॉब्लम है, जैसे हम सीएडी कहते हैं। नहीं समझे मेरी बात? ओके सर तो एग्जैक्टली सेम है क्या ये दोनों? हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो देखिए, आर्टरी में ऐसे कोई आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो जाए, वो हो जाए, तो आर्टरी से रिलेटेड डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और जो उसमें मेजर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। नहीं समझा आप मेरी बात? हेलो सर हेलो। कोरोनरी आर्टरी बोल दिया तो हमने स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि वो इसी वाली आर्टरी के लिए बोल रहे हैं हम, और एथेरोस्क्लेरोसिस तो शायद फिर सबके लिए, सारी आर्टरीज के लिए होता होगा।
हाँ, तो यही तुम्हें बोल रहा हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस तो कहीं पर भी हो जाता है, लेकिन वहां पे वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम कहाँ है? जब वो कोरोनरी आर्टरी में होता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी फैट डिपोजिशन के कारण होता है ये। ओके सर। नहीं समझे मेरी बात? मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द रीजन ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। यस सर। और सर बाकी जगह में भी हाँ, फैट वगैरह का डिपोजिशन हार्मफुल तो वैसे होना चाहिए, मतलब क्यों ब्लड फ्लो नहीं तो थोड़ा होना चाहिए, डिफिकल्ट लेकिन होगा। हाँ, लेकिन हम बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन वो उतने ऑर्गन्स को कोई मैटर नहीं करता ना, वो उतना इश्यू नहीं होता है। लेकिन अगर वो कोई कोरोनरी आर्टरी, एक्चुअली है क्या, देखो एक बात आप सुने, हार्ट से रिलेटेड डिपोजिशन वगैरह की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है दैट इज वेरी लिमिटेड। यानी एक ब्लड वेसल गई है तो उतने पार्ट को, कोई दूसरी ब्लड वेसल नहीं है। बाकी बॉडी पार्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्रांचिंग है, कि वो नहीं करेगी तो कोई और कर देगा, वो नहीं करेगा कोई और कर देगा। लेकिन यहाँ पे हार्ट में जो सप्लाई है दैट इज वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पर इसलिए वो प्रॉब्लम जल्दी दिखती। समझ गए आप? यस सर। हेलो, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी है ना, इस तरह से आर्टरी है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इस तरह से यहाँ पे डिपोजिशन इस तरह से हो रहा है। इसके अलावा और यहाँ पर किसका डिपोजिशन क्या हो सकता है? सॉरी, और यहाँ पे क्या हो सकता है? प्लैक भी हो सकता है। क्या डिपॉजिट हो सकता है यहाँ पे? प्लैक। देखना जरा, एक मिनट। यहाँ पे क्या हो सकता है? प्लैक ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू proliferation of smooth muscles of inner wall of arteries due to platelet derived growth। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैंने कहा? यहाँ पे प्लैक भी डिपॉजिट हो जाता है, इस तरह से प्लैक डिपॉजिट हो जाता है। क्यों डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे प्लैक? प्लैक ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्लेटलेट प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ तो फैक्टर। होता क्या है, देखिए याद, देखिए क्या होता है। जब ये प्लैक यहाँ पे डिपॉजिट होता है, तब जब ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा ना, तो यहाँ की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? स्टूमुलेट, मतलब इरिटेट हो जाती हैं। आई बात समझ में? और वो क्या निकालना शुरू कर देती हैं? प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। और वो यहाँ पे मसल्स को डेवलप करा देगा। तो वो मसल्स भी, उसको ऊपर मसल्स का पूरा प्लैक जमा हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो बेटा मेरी बात? हेलो, सर एक बार वापस बता दो। सर नसें एक ब्लॉक होना एक मिनट देखिए, आप इसको सुने, मुझे भी, कहते हैं। आप एक मिनट मुझे भी सुने। तो क्या होता है यहाँ पे देखें, सुनिए, वो जो जहाँ ब्लॉकेज है, जहाँ पे ब्लॉकेज है, जब वहां पे ब्लड निकलेगा तो वहां पे ब्लॉकेज है। तो जो ब्लॉक है ना, जो लिपिड का जो ब्लॉकेज हुआ है, जब वहां पे जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होंगी, जब वहां से गुजरेंगी तो दे गेट इरिटेटेड, क्योंकि उनको रफ सरफेस से एक्सपोज हो रही है ना, वो ऐसी सरफेस तो उन्हें देखने को मिलती नहीं है। वहां तो बहुत स्मूथ सरफेस है, लेकिन वो रफ सरफेस से एक्सपोज हो रही है, तो दे गेट इरिटेटेड। और वो क्या सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। और वो क्या करेगा? प्रोलिफरेशन करवाएगा। जो इनर लेयर पे जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको प्रोलिफरेट कराएगा, ग्रो कराएगा, जिससे वो लार्ज हो जाएंगी और वो लीवन को फर्दर क्या कर देंगी? नैरो कर देंगी। नहीं समझे मेरी बात? हेलो, समझ गए सर। सर मतलब वॉल पे ही वो मसल्स का डिपोजिशन हो जाएगा। हाँ, वॉल पे ही डिपोजिशन हो जाएगा, तो जो लीवन है वो कैसा हो जाएगा? नैरो। नैरो हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट सर। ओके। डिपोजिशन प्लेग की वजह से होता
लेकिन वो जो 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 स्मूथ मसल जो प्रोलिफरेट कर रही हैं, वो किस कारण से प्रोलिफरेट कर रही है? ड्यू टू वो डिपोजिशन के कारण, वो जो फैट का डिपोजिशन हुआ है ना, इसलिए। हेलो। ओके सर। तो मतलब पहले कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन होगा, उसके बाद ये जो प्लैक है ये बन हाँ, सकता है। उसके बाद प्लैक बनेगा, एग्जैक्टली जब कोई फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, मींस ऐसी कोई रफ सरफेस टाइप की वहां पे बन जाएगी कि वहां से जब प्लेटलेट्स निकले, देखो प्लेटलेट जो होती है ना, उनको स्मूथ सरफेस मिलती रहे तो अच्छा, लेकिन जब भी कोई अनइवन, अजीब सी, तो वहां पर जो है प्लेटलेट जब वहां से गुजरती हैं तो दे गेट इरिटेटेड। आई बात समझ में? और फिर वो रिलीज करने लगती हैं ये सारे फैक्टर्स। समझ गए आप मेरी बात? यस सर। है ना? यस सर। ड्यू टू प्लैक, इतनी यहाँ पे और लिखें, ड्यू टू प्लैक ल्यूमेन of artery become narrow. Okay. अभी अभी हो सकता है कि ये पूरी तरह से बंद ही हो जाए, मे बी पॉसिबल कि पूरा बंद हो जाए ये, है ना, ल्यूमन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। हाँ, ठीक है, यस सर। लिख सकते हैं आप, मे ब्लॉक्ड ल्यूमन कंप्लीटली। लिख पाए क्या आप बेटा? यस। यस सर। ब्लॉक ल्यूमन मे यस सर। यस सर। ठीक है, ल्यूमन को पूरी तरह से भी ब्लॉक कर सकता है और पार्शियली भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, क्या हम आगे चलाएं, पेज आगे चला करें क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनिए जरा, अब इसको ट्रीट करने के लिए, अब इसको ट्रीट करने के लिए कोरोनरी आर्टरी में समझ लो, कोरोनरी आर्टरी है ये, और यहाँ पर एक प्लैक यहाँ पे जमा है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए? हम्म तो देखिए, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो है कैथेटर एंजियोप्लास्टी, ओके, दूसरा है CABG। तो ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। समझे? हेलो। यस सर। तो सबसे पहले बात करें, अगर ट्रीटमेंट जो है ऐसा करना है कि अभी अभी हाल फिलहाल ही ठीक हो जाए, तो कैथेटर एंजियोप्लास्टी जो है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऐसा, स्टेनलेस स्टील का होता है, इसमें ये बैलून होता है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, वैसे मत समझना कि, है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, आप पहले मुझे देख लें थोड़ा, मैं समझा दूं, फिर आपको से आगे बात करूं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है? लुक हियर, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा? एंजियोग्राफी। आप देख रहे हैं मुझे? यस सर। यस सर। तो एंजियोग्राफी जो है, यस सर। उसमें एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि एक छोटा सा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइप का कैमरा, बिल्कुल छोटा सा कैमरा होता है, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है। आई बात, और जहां पे प्लैक होता है वहां पे वो दिखा देता है, मॉनिटर पे दिखेगा कि कहाँ पहुंच रहा है। समझे? और वो पूरा दिखा देगा कहाँ पे प्लैक है। समझे मेरी बात? तो वो प्लैक को हम मॉनिटर पे देखते हैं, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को उसी ब्लड वेसल्स के अंदर हम डालते हैं। समझ गए? है ना? यस सर। तो यस सर। कैमरे में वो ब्लॉकेज तो दिख ही रहा होता है कहाँ पर है, और जैसे ही डालते डालते जैसे ही वो पहुंच जाता है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट भी कैमरे में देखने लगेगा। समझे मेरी बात? हेलो। यस सर। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो वहां पे रख जाता है, देखें यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं हम,
तो जैसे ये इसको यहाँ पर इस तरह से हम सॉरी, इसको अंदर रख देते हैं यहाँ पर, है ना, ये इसको, और फिर अंदर करेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको फुला देंगे, इसमें एयर डाल देंगे, समझ गए। सर अगर ये स्टील का है तो फिर फूलेगा कैसे, अगर स्टेनलेस स्टील का है तो? अरे स्टेनलेस स्टील का ये पाइप है बाबा, ये पाइप जो स्टेनलेस स्टील का, ये तो बैलून है लास्ट में, लास्ट में ये बैलून है, ये स्टेनलेस स्टील का है। अच्छा ओके सर। नहीं समझे आप मेरी बात, ये बैलून ये है, ये पाइप जो है वो स्टेनलेस स्टील का फ्लेक्सिबल है। क्लियर? यस सर। तो इसको रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस फैट को साइड में सटा देगा, बिल्कुल स्क्वैश कर देगा उसको, है ना, साइड साइड में बिल्कुल सटा देगा उसको वॉल से, और ल्यूमन को वापस क्या कर देगा, वाइट कर देगा। समझ गया मेरी बात? और फिर हम उसे हटा देंगे। यस सर। अब दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, पहले समझ लो आप पूरा। और हम अगर हम चाहते हैं कि वापस भी ना हो, तो आजकल जो स्टैंड्स आते हैं, स्टैंड्स सुना है कभी आपने? स्टैंड्स क्या, लाइक इस तरह की Yes, sir. स्प्रिंग, ऐसी ऐसी यस सर। स्प्रिंग्स आती है, स्प्रिंग्स, है ना। तो इन स्प्रिंग्स को हम यहाँ पर डाल देते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, समझे। स्प्रिंग्स को हम कहाँ डाल देते हैं, तो वो उसको जो है साइज को हमेशा, वो लीमन को हमेशा कैसा करके रखेंगे, पूरा बढ़ा के रखेंगे। तो स्प्रिंग को अंदर डाल देते हैं, इनको स्टैंड्स कहते हैं। बट सर ये जो स्टैंड है इनसे कुछ होने छोड़ने वाला है, जब भी तो प्लेग जमा ही होगा और जब भी क्लॉट वो हो ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जब स्टील के होंगे तो प्लेग को प्रॉपर जगह कहाँ मिलेगी, प्लेग कहाँ जगह मिलेगी उसको, समझे। और वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक ही नहीं होने देगा। बट सर ये जो स्टैंड्स होते हैं वो उसको कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा डाले जाते हैं, इनमें मतलब रेगुलर वो होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए, अगर वो ज्यादा खराब होने लगेगा, वो होगा, उसमें फैट इकट्ठा ज्यादा अगर हो रहा है तो हटाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मॉनिटर किया जाता है, ऐसा थोड़ा ना कि स्टैंड डाल दिए चलो ठीक है अब जाओ, अब हो गया आपका, उसको तो हटाएंगे हटाएंगे ना। लेकिन हाँ, काफी हद तक वो काफी मतलब समय तक वो बचाता है उससे। लेकिन अगर ज्यादा, अगर उसके बहुत ज्यादा डिपोजिशन वो सब है, तो हटाएंगे, उसको रिमूव करेंगे, दोबारा से डालेंगे। सर बट समवेयर फिर भी कहीं पर मतलब जो वॉल्स हैं उस पर प्लाक का कुछ अमाउंट तो रहेगा ही ना? तो यही तो है, इसीलिए तो वो खींच के कभी पूरी तरह से ब्लॉकेज ना हो। स्टैंड्स का यूज तो हम इसीलिए ना कर रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लॉकेज ना हो। तो ये हमने वो कर दिया ना। देखिए, कोई भी चीज जो होती है डिपोजिशन, कोई ऐसा तो है नहीं 2 दिन में डिपोजिशन हो सकता है, सालों लगते हैं ये सब चीजें हमें प्रोसेस होने में। ऐसा थोड़ा ना बोला आज लगा है। तो ये हमने लगभग इसको अब दबा के बिल्कुल ऐसा कर दिया, तो ये सब चीजों को अब बहुत टाइम लगता है। अगर बहुत ज्यादा किसी को ब्लॉकेज नहीं है तो हम इससे काम चला सकते हैं, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, हमने उसको खत्म थोड़ी ना किया है। हमने अभी ठीक किया है लीवन को, मतलब उसको करेक्ट किया है हमने, वो बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक नहीं किया। हमेशा के लिए ठीक करना है तो आपको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करानी पड़ेगी, ओके सर। समझे। इट इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, लेकिन हाँ, आपको एक कुछ टाइम के लिए आपको ठीक, आपको रिलीफ देगा। समझे आप मेरी बात? हेलो। यस सर, गॉट इट। ओके, सो स्टैंड्स का, आजकल स्टैंड्स का भी यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं स्टैंड्स, तो इनका यूज किया जाता है, ठीक। सर हाँ बेटा। सर जो इंस्ट्रूमेंट था वो जो स्टेनलेस स्टील का था जिसमें वो बैलून लगा हुआ था, उसका साइज कितना होता है उस इंस्ट्रूमेंट का? बेटा इनके साइज मिलीमीटर्स में होते हैं, मिलीमीटर में उनके साइज होते हैं। सर फिर उसमें हवा कैसे भरी जाती होगी? वो पाइप तो कनेक्टेड है ना बाहर से बेटा, वो बाहर उनके हाथ में है ना, वो तो ओके अंदर सर। से डालते जा रहे हैं, उसका पूरा है वो वाइट टाइप का है, लास्ट में वो वाइट टाइप का है, वो उनसे बाहर है वो। नहीं समझे आप मेरी बात? यस सर। तो वो बाहर है ना, वो तो बाहर से कंट्रोल हो रहा है ना, अंदर डाल रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट तो उसका बाहर है ना। समझे आप मेरी बात? यस सर। तो स्टैंड समझ गए आपको? क्या होते हैं स्टैंड्स? दे आर द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जिनको हम स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और इनको हम
इंसर्ट कर देते हैं। जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड आर्टरी है, बार बार अफेक्टेड हो रही है, तो उसमें हम डाल देते हैं उसको। ठीक है। और सर ये जो बैलून वाला स्ट्रक्चर था इसी के अपेक्स पे होगा ना वो कैमरा भी जो आपने बताया था शुरू में? कैमरा, हाँ, उसको एंजियोग्राफी की जाती है, उसी के साथ में कैमरा भी डाला जाता है, इसी के साथ में, इसी के साथ में कैमरा भी लगाया जाता है, उसी के साथ साथ कैमरा भी उधर आगे जाता जाए। हेलो, ओके अभी तो सर। इतनी मॉडर्न, पहले तो अलग से एंजियोग्राफी की जाती थी, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की, इसी में कैमरे भी फिट होते हैं छोटे छोटे, वो सब इसी में दिखाते हैं, है ना। पहले पहले तो सब अलग किया जाता था, एंजियोग्राफी अलग की जाती थी, कैथेटर एंजियोप्लास्टी अलग होती थी, और अभी तो सब एक साथ हो जाता है बहुत इजीली। तो समझे। हेलो। यस सर। हम्म, तो स्टैंड समझ में आया बेटा। सर ये ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट का कुछ नाम है? कैथेटर बोला तो है, कैथेटर, कैथेटर ही कहते अच्छा। हैं उसको, इट इज कॉल्ड कैथेटर। और ये स्टेंट्स भी कैथेटर एंजियोप्लास्टी में ही आएंगे फिर? हाँ, मतलब उसी वो ब्लॉकेज को ही, ब्लॉकेज, उसको ब्लॉकेज ठीक करने के लिए नहीं किया जाता, ब्लॉकेज ना हो आर्टरी को, का ल्यूमेन को मेंटेन करे, इसलिए उनका यूज किया जाता है। मतलब एक बार अगर उसने कैथेटर एंजियोप्लास्टी किया, उसके बाद में वहां पे स्टेंट डाल दिया। समझे आप मेरी बात। ओके सर। क्लियर। तो ऐसा है कि बार बार परेशानी ना हो, इसलिए हम स्टेंट्स का यूज करते हैं। फाइन, डन। यस सर। दूसरा है सीएबीजी। आप सोचिए कि हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, तो हम क्या करें, हम अपना रास्ता ही चेंज कर लें, हम अपना रास्ता ही चेंज कर लें, हम यहाँ से जो है अपना बाईपास ले लें, इस तरीके से देखें। तो यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से इस तरीके से इसको छोड़कर निकल ही जाए वापस इस तरीके से। नहीं समझे, सिंपल। तो ये ब्लड अब जो है, समझे आप मेरी बात। तो हमने इस तरह से बाईपास ले लिया। क्लियर। तो फिर सर जो इधर से हमने एक और आर्टरी से बाईपास लिया है, इसमें भी तो ये चीज हो सकती है। क्या हो सकती है। सर जैसे यहाँ पे प्लेग डिपोजिशन हुआ था यहाँ पे, तो फिर वो हाँ, इस वाली आर्टरी में तो हो सकता है। अरे लड़के, मैं बोल रहा हूँ कि दो इलाज कर सकते हैं, या तो कैथेटर कर सकते हैं या सीएबीजी कर सकते हैं। हेलो, क्यों नहीं, वो हम बोल रहे हैं दोनों तरीके हैं। एंजियोप्लास्टी एक टेम्पोररी इलाज है, कैथेटर एंजियोप्लास्टी जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एक परमानेंट ट्रीटमेंट है, उसी का तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर ये जो बाईपास वाला बता रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हाँ था कि जो हमने दूसरी आर्टरी यहाँ पे लगाई है हाँ बीच में, तो हाँ। इसमें भी तो ये जो प्लेग बना है, ये इसके अंदर भी तो बन सकता है। तो आप अब क्या मतलब, प्लेग की खेती हो रही है क्या वहां पर, कि प्लेग की प्लेग जमा हो जाएगा। प्लेग को ऐसे 2 दिन में जमा हो जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है हार्वेस्टिंग कर रही है, कर रहा है वो प्लेग की, कि जो भी लगाओगे प्लेग जमा हो जाएगा। अरे प्लेग क्यों जमा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा जमा, ये जो हुआ है उसके वो सालों के बाद हुआ है, सालों के, है ना, उसकी जो है नाकारापन के कारण हुआ, उल्टी सीधे खाने के कारण हुआ, ऐसा थोड़ा ना होता, रोज ब्लॉकेज हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या रोज ब्लॉकेज, ब्लॉकेज तो हो ही सकता है, लेकिन रोज थोड़ा ना हो जाते हैं ब्लॉकेज, सालों लगते हैं उसमें, है। तो तो अगर तो वैक्यूम फिर इसमें के बाद इस वाले हो आर्टरी भी सकता है। तो हाँ बेटा। मतलब कुछ सालों बाद जो हमने बाईपास वाले आर्टरी लिया उसके अंदर भी प्लेग डिपॉजिट हो गया, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, ब्लड वेसल ही तो है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर किसी उसके और भी, बाद पूरा वहां बाईपास। नहीं, किसी और जगह हो सकता है, फिर काट के फिर लगाइए, दूसरा पार्ट लगाइए। ओके सर। भाई क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई हार्वेस्टिंग थोड़ी ना कर रहा है वो प्लग की, हाँ वो वहां पे वो, रोज उसको प्लग एक्यूमुलेट हो रहा है, सब तो चीजें बड़ी रेयरली होती हैं। और खासकर आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, आप उठ पटांग खाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे तो तो होता है, ऐसा थोड़ा ना रोज किसी को, आपने रोज देखा किसी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कराते हुए। हम्म। आपने बहुत कम ही लोगों को देखा होगा ना, जो लोग लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं जीते हैं, वही सब लोगों को देखा होगा आपने। चलें आगे, चलिए चलें। सर मुझे एक डाउट है। हाँ
सर जो ये हम लोग न्यू आर्टरी लगा रहे हैं, ये नेचुरल हमारे मतलब कोई बॉडी से हाँ ही हाँ नहीं? हाँ, सुने ना, अरे भाई मैंने अभी खत्म काम किया, आप लोग तो सच में। सुनिए, ये जो ब्लड वेसल है, ये छोटा सा पीस है, बिल्कुल टुकड़ा। कहाँ से लेते हैं यार? ये दो जगह से ले सकते हैं। ग्रेट साफिनस वेन। कहाँ से ले सकते हैं इसे? ग्रेट सैफिनस वेन, वेन का पीस लगा देते हैं थोड़ा सा। वेन, ग्रेट सैफिनस वेन समझते हो? ये वेन सबसे बड़ी है, जो कहाँ से गुजरेगी? थाइज में, हाइंड लिम्ब से, थाइज से गुजरती है ना, लोअर लिम्ब से जो ब्लड लेके आती है ना, उसको बोलते हैं ग्रेट सैफिनस वेन। सुना कभी आपने इसे? हेलो। नो। हाँ, तो ग्रेट सैफिनस वेन से ले लेते हैं एक टुकड़ा। ठीक है। और कहाँ से ले सकते हैं? मम्मिलरी आर्टरी। और फ्रॉम मम्मिलरी इनर मम्मिलरी आर्टरी। नहीं समझे? हेलो। यस सर। सर तो ये टुकड़ा जो लगाते हैं सीएबीजी में, वो कहाँ से लेते हैं? दैट इज टेकन फ्रॉम ग्रेट सैफिनस वैन। एक कौन सी वैन है? विच कलेक्ट द डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम द थाइज। आई बात समझ में? है ना, सबसे ये बड़ी वैन है ये, इसलिए इसे ग्रेट सैफिनस वैन कहते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं? इनर मम्मिलरी आर्टरी, ब्रेस्ट वाले पार्ट में मिलेगी ये। समझे? हेलो। यस सर। सर ये यहाँ से ही क्यों लेते हैं? एक्चुअली ये जो जो है ना, इनकी लेंथ काफी बड़ी है, काफी ऐसे घूम घाम के आई हैं, तो इनको अगर थोड़ा सा काट लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझे? कई ब्लड वेसल्स क्या है, उनका जो साइज है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये इतनी लंबी है, इनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा जगह है ना, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा गुजरी हुई है इधर उधर, तो कुछ पार्ट इनसे काट लेते हैं। ट्विस्टेड है, मतलब बहुत ट्विस्टेड है। समझ गए? सर और वेन होगी, मतलब वेन को रिप्लेस करना होगा तो हम वेन का यूज करेंगे, और आर्टरी के लिए आर्टरी का नहीं, ऐसा मतलब। कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो हमने वेन का यूज किया, छोटा सा टुकड़ा लिया है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। समझे? यहाँ पे तो हमने किया ना वेन, और वेन का सर ये यूज जैसे किया। प्लेट डिपोजिशन होता है, ये मतलब काफी ज्यादा लंबी जगह पे नहीं होता, मतलब थोड़ी सी जगह पे ही होता है ऐसे ही हाँ, और थोड़ा। अब बॉडी बॉडी शरीर है, कोई ऐसा तो है नहीं पूरी आर्टरी में प्लग जमा हो जाएगा। हाँ बहुत। ओके सर। ठीक है। चलें क्या हम आगे? सर हाँ बेटा। सर जहाँ से ये वेन लेते हैं मतलब आर्टरी लेते हैं तो वहाँ पे ब्लड लीक नहीं होता? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, सब सर्जरी करते हैं, चेस्ट को काटते हैं, तो वहां पे ब्लड लीक नहीं होता? यस सर होता है। तो वो लोग सर्जरी को तरीके से काटते हैं जहां से काटना चाहिए, थोड़ा बहुत ब्लड तो निकलता ही है, उसको वो सब किया जाता है। सर्जरी करते हैं तो थोड़ा हल्की फुल्की ब्लीडिंग तो होती है ना, यस सर। लेकिन वो उनके जो एक पॉइंट होते हैं बॉडी में कट करने के, इस तरह से काटा जाएगा तो आप कम से कम ब्लीडिंग होगी। ओके सर। समझे मेरी बात? तो ब्लड वगैरह को ऐसे थोड़ा ना करते हैं कि कुल्हाड़ी वो लेके, कुल्हाड़ी छुरी चाकू लेके टूट पड़ते हैं आदमी पे। मशीन्स होती हैं, ब्लड को फ्लो को बाईपास किया जाता है, हार्ट लंग मशीन का यूज किया जाता है, ब्लड फ्लो को चेंज किया जाता है, तब जाके होता है। ऐसे थोड़ा ना होता है वो सब चीजें। समझे आप? यस सर। हम्म। चलें हम आगे। यस सर। चलिए आइए, लिख लिया ना आपने ये? Yes, sir. यस सर। अब देखें जरा, नेक्स्ट लिखते हैं हार्ट इस्कीमिया। लिखे हार्ट इस्कीमिया। प्रोनाउंस सही से करें, इस्कीमिया है ये, है ना? ISCHAEMIA, हार्ट इस्कीमिया। समझे? हार्ट इस्कीमिया। तो हार्ट इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल्स को क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उसे बोलेंगे हार्ट इस्कीमिया। द ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल
is reduced. ओके, क्लियर? इसके अंदर दो चीजें हम रखते हैं, देखें, इसी के अंदर आई है ना, इसी के अंदर हम दो चीजें रखेंगे। इसका नंबर ऑफ डिजीज कौन सा नंबर है डिजीज का? हेलो बच्चों। फोर्थ फोर्थ सर। है। अच्छा, फोर्थ। आपने लिख लिया क्या? ये हेडिंग डाल ली आपने इसकी? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। चलिए ठीक है। हार्ट इस्कीमिया हुआ आपका, लिखा आपने हार्ट इस्कीमिया? यस सर। में यस द सर। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज रिड्यूस। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एंजीना पैक्टोरिस। एंजीना पैक्टोरिस, एंजेलिना जोली नहीं है ना, एंजेलिना पैक्टोरिस है। ओके, तो क्या चीज है? एंजीना मतलब क्या होता है? यहाँ पे एंजीना का मतलब है पेन, पैक्टोरिस मतलब चेस्ट वाला पार्ट है ना, तो एक्चुअली इट इज अ चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। नहीं समझे? तो चेस्ट पेन क्यों होता है ये? क्योंकि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो कम हो मतलब गई है, मिल तो रही है लेकिन कम हुई है ना। हाँ मतलब ढंग से नहीं मिल पा रही। हाँ, ढंग से नहीं मिल पा रही, बिल्कुल। ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल is reduced because of narrowing of coronary artery. ओके बेटा? यस। तो एंजीना पैक्टोरिस का मतलब है चेस्ट पेन, और ये चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल्स को वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो वी कैन से इट इज अ क्राइंग ऑफ द मसल, इट इज अ क्राइंग ऑफ मसल। मसल चिल्ला रही है कि भैया ब्लड दो, ब्लड दो। समझे? हेलो सर ये जैसे Yes, कि वो यस सर। किसी को सीएडी होगा तो उसको तो फिर ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई तो उसके हाँ उसको ये भी जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, उसी में तो होता है। और क्या जादू से होता है क्या? ये उसी से होगा। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट है मायो, देखें ध्यान से यहाँ पे, मायोकार्डियल infarction, and this is also called heart attack, है ना? हिंदी फिल्मों का बहुत ही फेवरेट जो है की बीमारी है ये, है ना? पिताजी को हार्ट अटैक दिखाते हैं बार बार। देखिए, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इट इज नॉट इन्फेक्शन, इट इज इन्फाक्शन, हार्ट अटैक। समझे मेरी बात? तो ये क्या है? यस सर। तो देखिए, दोनों में ही ब्लड सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दोनों को हमने हार्ट इस्कीमिया के अंदर रखा है। लेकिन एंजीना पेक्टोरिस इज अ माइल्ड, और इसमें क्या हो गया? ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही रुक गई और हार्ट मसल्स क्या होने लगी? डेड, उनकी डैड। डेथ होने लगी हार्ट मसल्स की, तब हम इसे कहेंगे हार्ट अटैक। समझे मेरी बात? ये याद रखें, आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि मायोकार्ड एंजीना में और मायोकार्डियल में क्या डिफरेंस है, तो आप यही कहोगे एंजीना में सेल्स की डेथ शुरू अभी नहीं हुई है, सेल चिल्ला जरूर रही हैं लेकिन अभी मरना स्टार्ट नहीं हुआ उनका, लेकिन हार्ट अटैक में उनका मरना स्टार्ट हो गया। क्लियर? यस सर। इन दिस केस द ब्लड सप्लाई टू heart muscle is totally blocked, and the part of heart tissue become ठीक है? डेथ का कारण क्या हो सकता है? डेथ results
सर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और फिर वो मर जाएंगे। मेनली फ्रॉम फाइब्रिलेशन। सो डेथ होगी वो किस कारण से होगी? फाइब्रिलेशन के कारण। समझे मेरी बात? फाइब्रिलेशन सुना है आपने कभी? हेलो बच्चों। नो सर। और सर आइए देखें, फाइब्रिलेशन की हम बात करेंगे। फाइब्रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द फाइब्रिलेशन? क्या मतलब है फाइब्रिलेशन का? हेलो। कुछ फाइबर से रिलेटेड होगा सर। अच्छा। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, है? आ जाओ, चलो बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? A rapid, Yes, sir. a rapid, irregular, irregular, abnormal, asynchronous, and ineffective, contraction of cardiac muscle is called fibrillation, which can correct by defibrillator. हेलो। यस सर। यस सर। तो देखिए, जरा जरा मुझे देखें आप जल्दी से। तो ये क्या है? आपने देखा होगा, तो हार्ट की जो बीटिंग है, हार्ट को प्रॉपर पूरी तरीके से ऐसे बीट करना चाहिए ना, पूरा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, मतलब बहुत जल्दी 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 और सफिशियंट पूरी बीटिंग ही नहीं हो रही है। एसिंक्रोनस, रेगुलर, इनफेक्टिव। नहीं समझे मेरी बात? हेलो। Yes, sir. और फिर इसे किससे आपने देखा होगा, वैसे होता ना आयरन, आयरन की जैसे जैसा चेस्ट पे ऐसा दिखा। यस सर। दैट इज डीफाइब्रिलेटर। उसी को कहते हैं Yes, sir. डीफाइब्रिलेटर, वही डीफाइब्रिलेटर है जिससे शॉक दिया जाता है, जिससे बीट नॉर्मलाइज हो, रेगुलर पैटर्न पे आए। नहीं समझे मेरी बात? यस सर, समझ Yes, गए। sir. क्लियर? क्या आपको समझ में आई बात बच्चों? सर एसिंक्रस मतलब क्या है? हाँ, एसिंक्रस मतलब क्या? सर एसिंक्रस जो आपने लिखा है abnormal के बाद। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, यस सर। एसिंक्रोनस लिखा है, मतलब जो रिदम होती है प्रॉपर सिस्टोल डायस्टोल, है ना? समझे मेरी बात? तो वो वो डिस्टर्ब हो सिंक्रोनस गई नहीं है। है। क्लियर हुआ? सर ओके। अगर डिफाइब्रिलेटर यूज किया है तो फिर हो सकता है कि हार्ट अटैक बच जाए, और नहीं किया तो फिर हार्ट अटैक आ भी जाएगा, ऐसा? अरे बिल्कुल। अब आपने देखा नहीं है कि अगर डॉक्टर के समय आप पहुंच जाए सही टाइम पे तो आप बच सकते हैं। और दूसरी बात, हार्ट अटैक किस लेवल का है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। हार्ट अटैक किस लेवल पे आया है, किस लेवल पे ब्लॉकेज है, उस पर डिपेंड करता है। समझे? ऐसे आपने सुना होगा कई बार, पहला एक बार आया, दो बार आया, तीन बार में बोलते बोलो थर्ड अटैक है, सुना होगा आपने पहले, इसमें तो डेथ हो ही जाएगी। तो इसका मतलब था कि पहले दो छोटे छोटे थे और मिलके काफी कुछ डैमेज हो चुका है, अब तीसरे तक का डैमेज सहन नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे। लेकिन कई बार एक ही बार में काम हो सकता है। भाई एक ही बार में तरीके से आ गया तो एक ही बार में निपट जाएगा सामने वाला। यस नहीं सर। हाँ, समझे वो आप? डिपेंड करता है कि कितना अब सीरियस है। डिपेंड करता है कितना कितना सीरियस अटैक है। समझे मेरी बात? क्लियर? यस सर, ठीक है। यस आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट लिखेंगे डिजीज का नंबर क्या है। जैसे हार्ट इस्कीमिया, नंबरिंग क्या था? फिफ्थ ना? Fourth. अब सिक्स होगा। Yes, ओके, sir. सर फोर्थ था। अच्छा फोर्थ था क्या? ओके। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं हार्ट अटैक अब कार्डियक अरेस्ट ये तीनों चीजें बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे उसमें तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है? हाँ, ये देखें नेक्स्ट।
फिफ्थ इज कार्डियक अरेस्ट। ये क्या है? व्हेन हार्ट स्टॉप, नहीं समझे? जब हार्ट काम करना, व्हेन हार्ट स्टॉप्स, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, आई सिंपल इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। जब है ना काम करना बंद कर दिया तो इसी को हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। नहीं समझे? हेलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. है ना? व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, है ना? तो बीट करना व्हेन हार्ट स्टॉप्स मतलब काम करना, जैसे जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रह गया वो, तो उसी को हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। तो ये ध्यान 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 दे, कार्डियक हार्ट अटैक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। नहीं समझे? समझ गया। है ना? और हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग दैट इज कॉल्ड कार्डियक, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर पे आता है हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर क्या है? व्हाट इज सर वो हार्ट है हार्ट ना फेलियर? ब्लड नहीं पंप कर पाता बॉडी की नीड्स के हिसाब से। बॉडी के नीड के हिसाब से पंप नहीं कर पाता, मीन सफिशियंट जो है पंपिंग नहीं हो रही है, इफेक्टिव पंपिंग नहीं है, जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर पाए, पूरा कर पाए, है ना? यही है ना? समझे आप मेरी बात? इसी को कहेंगे ना हम लोग हार्ट फेलियर। यस सर। हाँ, लेकिन these are the insufficient pumping of the heart which unable to meet the requirement of the body. This is this is insufficient pumping of heart. Okay. और जो कार्डियक अरेस्ट होगा वो तभी होगा ना जब हार्ट के पास ब्लड आना बंद हो जाएगा। देखिए कोई भी आदमी किसी भी कारण से मरेगा, लेकिन लास्ट में कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे हार्ट अटैक भी होगा तो मरेगा कार्डियक अरेस्ट से ही। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। भाई कुछ भी होगा अंत में उसका कार्डियक अरेस्ट होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो तो हम क्या कहेंगे? दिस इज इनसफिशियंट पंपिंग ऑफ द हार्ट विच अनेबल टू मीट द, लिख सकते हैं आप लोग, विच अनेबल टू, मैं लिखूं क्या? विच अनेबल टू, सर बोल दीजिए, हम लिख लेंगे। विच अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ओके, विच अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। समझ गए आप? यस सर। यस सर। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर एंड, है ना, हार्ट और कार्डियक अरेस्ट, इनमें तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। चले हम आगे। यस सर। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखें। सर जैसे हमने कभी कभी मूवीज वगैरह में भी होता है कि किसी को कुछ शॉक लग जाता है, कुछ न्यूज वगैरह सुन के तो हार्ट अटैक आ जाता है, तो फिर वो तो मतलब शॉक न्यूज वगैरह तो है ना, तो न्यूज इसलिए हुआ ना कि उस समय किसी को सडनली जो है, मतलब उसके बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उधर उसके पास में पहले से ही ब्लॉकेज था। देखिए होता क्या है कि जब नॉर्मल कंडीशंस थी तब वो दिखाई नहीं दिया, एक्चुअली ब्लॉकेज उसके पास पहले से था, लेकिन ड्यू टू द शॉक और टेंशन के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ी और उतना पहुंचा नहीं, तो वो दिख गया। नहीं समझे मेरी बात? यस हेलो? सर। हाँ, तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो सडनली ब्लॉकेज तो उसके यहाँ पहले से चल रहा था, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अभी तक वो समझ में नहीं आया था, लेकिन आज वो सिम्टम दिखा जब सर उस हार्ट तरीके। अटैक जो होता है वो भी ब्लॉकेज की वजह से होता है या फिर सिर्फ फाइब्रिलेशन की वजह से ही? नहीं, हार्ट अटैक जो हुआ है वो हार्ट अटैक में फाइब्रिलेशन होता है। हार्ट अटैक जो आया है दैट तो मीन्स वो उसमें क्या ब्लॉकेज होगा? की वजह से फाइब्रिलेशन। फाइब्रिलेशन होता है और फिर उसकी वजह से हार्ट अटैक। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, हार्ट अटैक जो है उस कारण से ही फाइब्रिलेशन हुआ है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, हार्ट मसल्स डैमेज होने लगी हैं, इसलिए वो एरिथमिकली बीट करना शुरू कर दिया, दैट इज फाइब्रिलेशन। नहीं अच्छा, समझे उसका आप मेरी बात? रिजल्ट है वो हार्ट अटैक हाँ, का, रिजल्ट है हार्ट अटैक का, रिजल्ट और फाइब्रिलेशन। कॉज वही है, हाँ, जिस कारण वो फाइब्रिलेशन के कारण ही ब्लॉकेज। हाँ डेथ होती है। सर समझे कॉज आप क्या मेरी होगा, बात? ब्लॉकेज ही होगा। मेन कॉज तो ब्लॉकेज ही है ना बेटा, ब्लॉकेज के कारण ही तो ये सारी चीजें ओके ओके, स्टार्ट हुई है ना। यस सर, चले हम आगे। यस सर। एक चीज और मिलेगी आपको, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है एथेरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में, सुना है कभी आपने? सो एक्चुअली ये क्या है, व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? दिस इज द, क्या है ये? हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, है ना, आर्टरीज लिखें, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, किस कारण से, किस लिए? डी टू deposition of calcium salt with cholesterol, with cholesterol। तो इसमें जो वॉल है आर्टरीज की, ऊपर की सरफेस की, वो हार्ड हो रही है, मेनली कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण। हाँ, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी होगा उसके साथ में, लेकिन कैल्शियम का मेन रोल है उसमें। हुआ क्या? यस सर। तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट विद कोलेस्ट्रॉल, क्लियर? सो इसको हम कहते हैं उससे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से होगा तो फिर उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देंगे। नहीं देखिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या है ना, ये ल्यूमन को नैरो नहीं कर रहा है, ये उसकी वॉल पे डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वॉल पे डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट का मतलब बाहर वाली सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पे, तो हार्ड कर रहा है उसको। वो ल्यूमन को नैरो अच्छा करेगा, सर, उस वो डिपोजिशन ठीक अलग है। तरह का डिपोजिशन है, वो नैरो करने वाला डिपोजिशन है, ये हार्ड करने वाला डिपोजिशन है। और कैल्शियम के साथ में कोलेस्ट्रॉल जब होगा तो वो हार्ड करेगा। समझे आप ओके मेरी बात? सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये देखिए उम्र के साथ में नॉर्मल है, एज के साथ सभी को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। अगर आपने कभी सुना होगा, अपने पेरेंट्स वगैरह से सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि उनका एक उम्र के साथ में नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता ही है। बच्चे, किसी बच्चे का बीपी आपको कभी 140 नहीं मिलेगा, आपकी उम्र के लोगों का बीपी कभी 140। हाँ, आज के समय की हम बात नहीं कर सकते, आज बहुत बुरा समय चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं इस सारे बीपी की प्रॉब्लम वो सब हो रही है, लेकिन जनरली कभी भी 30 से कम की एज के वाले लोगों को बीपी होने का मतलब ही नहीं बनता है, अगर वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं तो। ये 40 के आसपास में ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना। तो ये स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरी और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी इज वेरी नॉर्मल, ये होता ही है। हाँ, किसी में ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम है, बाकी नॉर्मल सभी में होता है। एक उम्र के साथ में थोड़ा बहुत बीपी सभी का बढ़ता है, एक है ना 130 140, फिर नॉर्मल कह सकते हैं हम लोग 40 साल के आसपास में। समझे आप मेरी बात? यस सर। हाँ, अब आइए देखें, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे वेरिकोज वेन। सर सर आर्टरी के हार्ड होने से कुछ होगा नहीं वैसे? नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा, आर्टरी रप्चर हो सकती है, इलास्टिसिटी कम होगी तो वो रप्चर जल्दी हो सकती है ना, क्यों नहीं, प्रॉब्लम है ये, यस नहीं सर। समझे? डिफरेंट कंपनी हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए कोई भी चीज है जो जो इलास्टिसिटी नहीं रही है, ऐसी ब्लड वेसल जल्दी रप्चर हो सकती है। समझे मेरी बात? क्योंकि जब इलास्टिसिटी होती है तो जब ब्लड ज्यादा आता है तो वो फैल जाती है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन ये क्या होगा, ये बीपी को बढ़ाएगा ना, ये उतना ही है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है लेकिन ये खिंच ही नहीं रही है, तो बीपी क्या होगा, बढ़ेगा ना। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन टू यस इंक्रीज सर। द बीपी को बढ़ने का वन ऑफ द मेन रीजन है ये। यस सर। तो ऐसे यस बीपी ये तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि उम्र के साथ में बीपी बढ़ता ही है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इलास्टिसिटी जब नहीं होगी तो बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो उतना ही रहेगा, ल्यूमन तो उतना ही रहेगा, और ब्लड ज्यादा आएगा, उस समय क्या होगा, ये खिंचेगा नहीं। यस जब सर, खिंच ये जाता रप्चर है, हो सकते हैं। क्लियर, तो ऐसी ब्लड वेसल जल्दी फट सकती हैं। यस सर। चलिए, लास्ट चीज आपको बताऊंगा मैं, वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन
वेरिकोज वेन क्या होता है बेटा? सुना आपने वेरिकोज वेन क्या होता है बच्चे? जनरली टीचर लोगों को ये बीमारी होती है। अभी तो नहीं हो रही, टीचर बैठ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर की बीमारी है बहुत, है ना? ऑन प्रोलॉन्ग्ड standing or due to defect in valves of vein in the leg, है ना? ऐसे जो लोग बहुत खड़े रहते हैं, आपको मालूम है, तो अब अच्छा एक बात आपने कभी नोटिस की है कि जो ये ब्लड जो बैकफ्लो होता है वो मतलब नीचे से ब्लड ऊपर कैसे आ जाता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है क्या ये चीज? सर्किट के वॉल्व जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, वो एक एक करके बंद हो जाते हैं। लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या? हाँ ठीक है, तो उससे लेकिन उतना भी ऊपर कैसे आएगा? वाल्व यहाँ तक तो जाना पड़ेगा ना, ब्लड को ऊपर तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो वाल्व काम करेंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? सर नीचे वाला वॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है इस वजह से। और बाप रे, वाल्व भी कॉन्ट्रैक्ट करता है? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। वाल्व बंद होते सुना है हमने, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी करता है ऐसा हमने कभी सुना नहीं। पहले तो ये डेफिनेशन सुने, ऑन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और ड्यू टू डिफेक्ट इन वाल्व्स ऑफ वेन इन द लेग, है ना? लेग्स के जो है ना बहुत लंबे समय तक खड़े होने के कारण, आई बात समझ में, जो वाल्व्स हैं वो लेग के क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्यों होता है देखिए जरा, जो लोग खड़े रहते हैं बहुत समय तक तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप अगर एक जगह बैठे रहे एक ही पोजीशन पे, एक ही पोजीशन, तो पैर झुंझुना जाते हैं, देखा? ये तो सो गया, पैर सो गया, सुना है आपने? यस सर। सर वो बैठे बैठे भी होता यस सर। है। बैठे बैठे, हाँ, एक पोजीशन पे बैठे बैठे हो। लेकिन आप कभी भी अपनी उंगलियों को ऐसे करते रहो, पैरों की उंगलियों को अगर आप ऐसे करो तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है, जो लिम्ब से जो ब्लड ऊपर जाता है वो किसकी हेल्प से जाता है? मसल्स की। मसल जब कांटेक्ट करेंगी तो ऐसे दबेगा, तो पच पच ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो फिर वाल्व्स उसको ऊपर ही रोक लेंगे। नहीं समझे? यस अरे सर। एक बार रिपीट कर दो। जो मसल्स हैं, जब आप ऐसे से अपने लेग्स को हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो लेग्स की जो मसल्स है वो कांटेक्ट करती है। तो लेग की मसल जब कांटेक्ट करेंगी तो साथ में ब्लड वेसल्स जो वेन्स हैं वो भी क्या होंगी? कंप्रेस्ड होंगी, दबेंगी। जब दबेगी तो दबेगा तो ब्लड ऊपर उछलेगा। समझे? यस सर। यस सर। जब ऊपर उछलेगा तो वापस नीचे आएगा, तो फिर उसे कौन रोक लेगा? वॉल्व। वाल्व। ऐसे बार बार उछलेगा, फिर उछला, फिर वाल्व ने रोका, फिर उछला, फिर वाल्व ने रोका। और जब ऊपर तक आ जाता है ब्लड, तो फिर हार्ट का सक्शन काम करने लग जाता है। हार्ट में भी सक्शन होता है, वो खींच लेता है ब्लड को। नहीं समझे मेरी बात? यस सर, समझ गए। ठीक है, अब यस सर, समझ गए। अब जो लोग खड़े रहते हैं लंबे समय तक, उनका क्या होगा? उनकी मसल्स कांटेक्ट नहीं करती, वो एक ही पोजीशन पे खड़े रहते हैं, तो ब्लड का नीचे क्या हो जाता है, तो ब्लड का रिजर्वॉयर बन जाता है नीचे, है ना? और फिर वाल्व को बहुत काम करना पड़ता है वहां पर, समझ गए? और वाल्व डैमेज हो जाते हैं। इसलिए आप देखा होगा कुछ लोगों के जो ज्यादा खड़े रहते हैं ऐसे, उनकी पैरों की जो ब्लड वेसल से देखो बाहर निकल आती है ऐसे रस्सियों की तरह, जैसे लगता है रस्सी बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी। देखा है कुछ लोगों के, ओल्ड पीपल्स को देखा होगा आपने? यस सर। उसी को हम कहते हैं वेरिकोज वेन। क्लियर? यस सर। सर हाँ, सर जब जैसे कि लेग्स की मसल कांटेक्ट होती है तो ब्लड ऊपर जाता है, पर जब नीचे आएगा तो वॉल्व्स उसको रोकेंगे क्यों नीचे आने से ब्लड को? नीचे क्यों नीचे आएगा? अरे तो वाल्व का मैंने नहीं देखा, वाल्व कैसे बने हुए हैं, देखो ये देखिए। वाल्व का स्ट्रक्चर नहीं, तुम्हें कितने 10-50 बार बताया मैंने, वाल्व का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखा नहीं था सर। एक मिनट दोबारा देखिए। अब वाल्व जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, कैसे? ऐसा स्ट्रक्चर वाल्व का। अब जब यहाँ से ब्लड ऐसे जाएगा तब तो ये इधर उधर हो जाएंगे, कि जब यहाँ आएगा तो ये क्या होगा? बंद कर देगा इसको। यस सर। समझे? यस सर। और इसके साथ में हम लोग कंप्लीट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है?
सर जो चले। पैर सो जाता है वो ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से ना। हाँ, ब्लड ब्लड का ऊपर जाना है ना, ब्लड वहीं रुक जाता है, तो इसलिए पैरों को हिलाते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है। यस सर। चलें आगे। सर ये जो वेरिकोज वेन है ये डिसऑर्डर का ही नाम है या फिर वो जो वेन जिसमें ब्लड इकट्ठा होके मतलब जिससे ऊपर जा नहीं पा रहा उसका नाम है, उस वेन का नाम है? ब्लड जो फैल गई उसको हम वेरिकोज वेन कहेंगे। जो ब्लड प्रोलॉन्ग स्टेनिंग है ना, वॉल्व जैसे फैल गई, थिक हो गई, नाउ दिस बिकम द वेरिकोज वेन। तो ये डिजीज प्रॉब्लम है ना, वेरिकोज, इसको सर्जरी होती है, उससे ठीक किया जाता है वॉल्व्स को। लेकिन इसके आगे का भी लिख लें आप, है ना। दीज वेंस सर may become dilated। वॉल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस डिजीज से वॉल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे ब्लड हार्ट में नहीं जाएगा ना बेटा, ब्लड का रिजर्वोयर बना रहेगा वहां पर। नहीं समझे बेटा? हेलो। सर समझ गया। है, ब्लड जो है वो वहां पर नहीं पहुंचेगा, ब्लड का रिजर्वोयर बना रह जाएगा वहां पर। आइए देखें। क्या लिखा? दिस वन में बी, क्या हो सकता है? डायलेटेड एंड थिकन। ओके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें कहा किसमें होती है मालूम है आपको? वही सेफनेस वेन बताया ना मैंने आपको, वही सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है उसी में, कॉमन कॉमन वेन। नहीं समझे मेरी बात? सेफनेस वेन ही कॉमन वेन है जिसमें ये प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा। समझ गए क्या? यस सर, मतलब थाई में ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी इसमें। हाँ, थाइस में, क्योंकि वहीं से ज्यादा बैक फ्लो वहीं से ज्यादा होता है ना बेटा। चलो मुझे जल्दी सर नया चैप्टर स्टार्ट करना है। सर हम्म। सर जैसे ज्यादा देर खड़े रहने से चक्कर आ जाते हैं वो इस वजह से ही होता है? यस बिल्कुल, आप ज्यादा खड़े रह जाते हो तो क्या होता है, नीचे का ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा है, जब हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड बॉडी को भी नहीं जाएगा, ये सर इसलिए पंप नहीं हो चक्कर रहा आता है। बिल्कुल, इसीलिए आपको देखा, कई बार आप देखोगे अगर आपको बहुत समय तक एक जगह खड़ा होना होना है ना, तो अपनी अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे दबाते रहिए, है ना। अगर आप पैरों की उंगलियों को ऐसे करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, तो देखिए आप कभी महसूस कीजिए जब पैरों की उंगलियों को आप ऐसे दबाते हैं, तो वो मसल्स को वो पूरा जो शैंक है आपका, उसमें अफेक्ट करेगा वो। कभी ऐसे किया है आपने? यस सर। है ना। आप उसको ऐसे कीजिए, देखें, इस तरीके से अगर आप करेंगे, ऐसे अपनी लेग जो ऐसे ऐसे करके आप करेंगे, ऐसे ऐसे पैरों की उंगलियों, हाथ की नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैरों की उंगलियों को, पैर तो मैं कर नहीं सकता ना, है ना, ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कांटेक्ट कर रहा है, समझे? उससे ब्लड ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है। यस सर। ठीक है, चलें सर बेटा, कबारी चलें। सर हम्म। सर वो जो पैर सो जाता है तो उसमें से जो ब्लड एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से कुछ फील क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या बेटा? सर जब पैर सो जाता है तो वहाँ पे कुछ फील नहीं होता ना पैरों पे, तो ऐसा क्यों होता है ब्लड एक्यूमुलेट होने के कारण? नहीं नहीं, साथ में जो है ना, आप जब बहुत ज्यादा बैंड कर रहे हो, तो उसकी नाभ जो है, उस नाभ को सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की बैंड करने के कारण उस नाभ नाभ को भी तो सप्लाई नहीं मिलती है ना, जो नाभ जा रही है वहां पे सेंस करने के लिए, तो बैंड हो यस गए तो वहां की ब्लड वेसल श्रिंक कर गई, तो नाभ को भी ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा। समझे? यस सर। हुआ क्या बेटा? और कुछ? सर एक और है। हाँ, यस सर। सर जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उन्हें नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फिर से कैसे रिस्टोर हो जाता है, कितने टाइम में होता है? देखिए आपको मालूम, प्लाज्मा तो तुरंत रिस्टोर हो जाता है, आरबीसी भले ही नहीं होगा ब्लड, अगर आज भी किसी ने आधा लीटर जो भी ब्लड दिया है, कल उसमें उतना ही ब्लड होगा। प्लाज्मा है ना बेटा, प्लाज्मा तो तुरंत रिकवर करेगा, जितना अमाउंट चाहिए उतना ही रहेगा। आरबीसी अच्छा तो बन जाएगी उसके अंदर, आरबीसी बन जाएंगी कुछ 1 वीक के अंदर, है ना, लेकिन प्लाज्मा तुरंत रिस्टोर हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट कभी कम नहीं होगा। अच्छा सर, उस कंडीशन में सर वीकनेस हो सकती है ना, क्योंकि आरबीसी कम है, 1 वीक तक या 2 वीक नहीं, तक? नहीं, आप देखिए, आदमी को डॉक्टर डॉक्टर उतना ही अलाउ करता है जितने आरबीसी में आप सर्वाइव। आप ऐसा नहीं, आप पूरा ब्लड खींच के आप सबको दे दोगे, ऐसे ऐसे नहीं दिया जाता ब्लड। ब्लड डॉक्टर बताता है कि आप कितना दे सकते हो। अच्छा समझे? सर। हाँ, यस सर। कि आपको इतने डेज में कंपनसेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम में कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद रखें हमेशा।
वॉल्यूम आप तुरंत वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा जितना है। अच्छा क्लियर? ओके सर। यस हाँ, ये याद रखें, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम और कुछ? चलिए हम एक्सक्यूटी सिस्टम हेडिंग डालेंगे, है ना, और थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, करें? यस सर। चलिए, तो क्या है, क्या चैप्टर है आपका इसका? रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन एंड क्या? सर बोलो सर क्या और भी बोल रहे क्लास है सर इसके बाद। मैथ्स सर, मैथ्स की क्लास भी है सर इसके बाद। हैं? अच्छा, चलो टाइम हो गया क्या? यस यस सर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड, अच्छा ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग करके आए, सॉल्व करके आए, किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आप डिस्कस कर लें, जो भी क्वेश्चंस करके आए पूछ लें नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके। ओके सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। सर ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। ओके बेटा, बाय बाय।